ठहरे हुए हैं, इसीलिए वो एक एक विधायक को बुलाकर आज तक तो 13 साल में विधायकों को 2-2 महीना समय तक नहीं दिया उन्होंने। और अब देखेंगे तो जो विधायक जो लग रहा है एक खास वर्ग विशेष के लोग हैं, उन्हीं लोगों को बारी बारी से बुलाकर बातचीत की जा रही है। उनको डर है कि जनता दल का तो कोई भविष्य बचा नहीं, जनता दल यू तो 2024-25 आते आते ख़त्म हो जाएगी कि मेरा उत्तराधिकारी जो है वो तेजस्वी यादव होंगे। तो फिर तो कोई जो जनता दल के लोग ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। गगन जी, आपके क्षेत्र से बीजेपी का अदना कार्यकर्ता भी अगर चुनाव लड़ेगा ना तो वह भी चुनाव जीत जाएगा। नीतीश कुमार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पहले तो अपने विधायकों को, कार्यकर्ताओं को समय नहीं देते थे मिलने का, अब बारी बारी से बुला करके उनसे मिल रहे हैं। जी हाँ, यह बोल किसी और का नहीं है बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा। सुशील कुमार मोदी ने मीडियाकर्मी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव के लिए वो अभी से प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अब जदयू और आरजेडी दोनों एक विलय होना तय है और साथ ही साथ जिस तरह से नीतीश कुमार ने कह दिया है कि तेजस्वी यादव ही नेतृत्व करेंगे आगे आने वाले समय में, तो जदयू के लोग भी अस्वस्थ हैं कि अब नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, पार्टी नहीं संभल रहा है। वहीं उन्होंने यूसीसी को लेकर के भी कहा कि यूसीसी को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, ये पहले ही से चलता आ रहा है और कभी भी विरोधियों को ये बात जो है उन लोगों के जहन में आ गई है कि कहीं ना कहीं यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो फिर हमें राजनीति करने में नहीं बनेगा। आपको हम आगे छोड़े जाते हैं तमाम बयानों के साथ कि क्या कुछ कहना है सुशील कुमार मोदी का। रूटीन बैठक है जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसका मैं चेयरमैन हूँ, तो 3 जुलाई की जो बैठक है उसके अंदर जो लॉ कमीशन है और जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उनको आमंत्रित किया गया है ताकि जो कॉमन सिविल कोड पर जो 11th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो कंसल्टेशन पेपर था, उसमें क्या है, उसके क्या हाइलाइट्स हैं, उसके बारे में ब्रीफ करने के लिए उन लोगों को बुलाया है। और सारे एमपीज़ रहेंगे, फिर उनके जो सवाल जवाब होंगे उनका वो लोग जवाब देंगे। तो ये मेनली जो 11th लॉ कमीशन जो है उसकी जो रिपोर्ट है, कंसल्टेशन पेपर जो है, उस पर विचार करने के लिए वो कमेटी की बैठक बुलाई गई है। So some political parties have not made their stand clear. Also, some Congress leaders are saying that वो एक अलग विषय देखिए, इसका कोई कमेटी से मतलब नहीं है, 2 अलग अलग विषय है। जहाँ तक कमेटी की बात है तो कमेटी में तो सभी पार्टी के लोग हैं और वहाँ पर इस पर डिस्कशन होगा 3 जुलाई को। आवश्यकता होगी तो बाद में भी मीटिंग होगी। बाकी इस कमेटी की बैठक का अलग अलग दलों के से कोई संबंध नहीं। बाकी मेरा व्यक्तिगत कोई अगर आप पूछिएगा तो मैं अपनी बात बोल सकता हूँ, लेकिन जो कमेटी की मीटिंग है वो तो नॉन पॉलिटिकल होती है और उसमें सभी दलों के लोग रहते हैं और किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर वो कमेटी चर्चा कर सकती है। तो इस बार हम लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो है और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से क्या जो डिस्कशन हो रहा है उस पर वो अफेक्ट करेगा, उसके ड्रॉबैक्स या मेरिट्स का? इस कमेटी से उसका कोई बाकी चीज़ों का कोई संबंध नहीं है। ये कमेटी पूरी तरह से न्यूट्रल होती है, सभी पार्टी के लोग रहते हैं और वो लोग फिर अपनी अपनी बात बोलेंगे, जिसका जो मत होगा। कौन क्या बोलेगा ये तो उस कमेटी की बैठक में मालूम पड़ेगा। तो अभी जो बैठक और उसका पर्पस केवल इतना ही है। सर, 21st लॉ कमीशन 2018 में बोली थी कि इसकी ज़रूरत उस समय नहीं थी। क्या अब इलेक्शन, जब जनरल इलेक्शन 2024 में होने वाला है, 1 साल पहले, अब क्या देखिए, मैं चेयरमैन के नाते इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो कमेटी की मीटिंग्स होती है कॉन्फिडेंशियल होती है और इसलिए उसके बारे में मैं कोई अलग से बोल सकता हूँ, लेकिन एज ए कमेटी चेयरमैन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सर, नीतीश कुमार आनंद में विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या लगता है अमित शाह से डर है क्या? नहीं, डरे हुए हैं, इसीलिए वो एक एक विधायक को बुलाकर आज तक तो 13 साल में विधायकों को 2-2 महीना समय तक नहीं दिया उन्होंने। और अब देखेंगे तो जो विधायक जो लग रहा है एक खास वर्ग विशेष के लोग हैं, उन्हीं लोगों को बारी बारी से बुलाकर बातचीत की जा रही है। उनको डर है कि जनता दल का तो कोई भविष्य बचा नहीं, जनता दल यू तो 2024-25 आते आते ख़त्म हो जाएगी। तो उनके विधायकों में भगदड़ ना मचे, उसको रोकने के लिए ये सारी कवायद हो रही है। तो इसलिए 13 साल तो उन्होंने विधायकों को ना समय दिया, ना मिले, ना कोई बातचीत की। अब अंतिम समय में उनको विधायक याद आ रहे हैं। तो इसलिए विधायकों को लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद इस पार्टी का क्या होगा। इस पार्टी का कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। लालू यादव की पार्टी को तो तेजस्वी यादव चलाएंगे या तेज प्रताप चलाएंगे, कांग्रेस को राहुल गांधी चलाएंगे, लेकिन जनता दल को कौन चलाएगा?
ये तो कोई परिवार की पार्टी है नहीं, तो नीतीश कुमार के बाद इसका कोई भविष्य नहीं। और जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मेरा उत्तराधिकारी जो है वो तेजस्वी यादव होंगे, तो फिर तो कोई जो जनता दल यू के लोग ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि कोई पार्टी का उत्तराधिकारी दूसरे पार्टी का नेता हो, और वो भी तेजस्वी यादव हो, लालू का बेटा हो, जिसके नाम से बिहार के लोग डरते हैं, घबराते हैं। तो इसको कोई जदयू का नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें से भगदड़ को रोकने के लिए ये सारी कवायद उनकी चल रही है। दूसरा ये कि कल कल अमित शाह जी का भाषण हुआ मुंगेर के अंदर, उस पर जो सवाल उठा रहे हैं जदयू के लोग, राजद के लोग, ललन जी, तो मैं इतना ही कहूँगा कि ललन सिंह को हराने के लिए बीजेपी का एक अदना कार्यकर्ता पर्याप्त है। कमल का चिन्ह लेकर जो मैदान में आ जाएगा वो ललन सिंह को मुंगेर लोकसभा में हरा देगा। और जहाँ तक मुंगेर और बिहार को मदद की बात है, तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कि केवल सड़कों के क्षेत्र में बिहार में काम हो रहा है। ललन जी केवल बताएं कि ये बख्तियारपुर, मोकामा, सिमरिया, खगड़िया जो 4 लेन बन रहा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा उनके क्षेत्र में है, क्या वो केंद्र के कारण नहीं बन रहा है? बिहार में 8 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं, क्या ये केंद्र की मदद से स्थापित नहीं हो रहे हैं? अब बगल में मोकामा के अंदर जो राजेंद्र सेतु है, उसके समानांतर एक नए पुल का 3000 करोड़ की लागत से निर्माण हो रहा है। तो ये जो पुल बन रहा है यह केंद्र की सौगात नहीं है। इसलिए केंद्र की सरकार ने बिहार के विकास के लिए, फिर वो चाहे बरौनी का खाद कारखाना हो, 8000 करोड़ की लागत से खाद का कारखाना बनकर तैयार हो गया। ये तो ललन जी के पुराने चुनाव क्षेत्र बेगूसराय का हिस्सा है। तो इन लोगों ने टीन का चश्मा लगा रखा है, इनको कोई दिखाई नहीं पड़ता है। ये कहते हैं कि बिहार में कोई काम ही नहीं हो रहा, बिहार में कोई विकास ही नहीं हो रहा है। तो इतना काम हो रहा है बिहार के अंदर, तो भले ही ललन जी को दिखाई पड़े ना पड़े, लेकिन बिहार की जनता देख रही है कि बिहार में किस प्रकार विकास का काम हो रहा है।